हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, सेलों का संयोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आज इन सब के टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और गाइज आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाले हैं और आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपके टाइम को ना गंवाते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइस लोग जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ प्रश्न उठता है कि सेलों को संयोजन क्यों किया गया, अर्थात सेलों को क्यों जोड़ा गया। भाई एक सेल से भी तो काम चल जाता था, एक सेल से भी तो धारा प्राप्त हो जाती थी। ध्यान दीजिएगा, हमने पूछा सेलों को जोड़ा क्यों गया, सेलों को क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। तो भैया आओ पता करते हैं कि सेल को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आपने क्या लाया, एक बल्ब लाए, क्या लाए, एक बल्ब लाए और उस बल्ब को आपने क्या किया, जलाना चाहा। आपने उस बल्ब को क्या करना चाहा, जलाना चाहा। ये मान लीजिएगा बल्ब हो गए, क्या हो गए, बल्ब हो गए। अब इस बल्ब को आपको जलाने की आवश्यकता पड़ी तो आपने क्या लिया कि आपने जो सेल लिया था उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको इस बल्ब के एक वायर से जोड़ दिए और इस बल्ब के दूसरे वायर से जो है आपने माइनस वाले टर्मिनल को जोड़ दिया। तो ये बल्ब जलने लगा, ये बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। मान लेते हैं इसकी जो शक्ति थी उस समय 5 वाट थी। कितनी थी, 5 वाट थी। अब आपने बाजार में गया, बाजार गए और बाजार से लेके आए 10 वाट का बल्ब। का लेके आए भैया 10 वाट का बल्ब। प्रश्न यहाँ ये है कि आपने अब बाजार गए और बाजार से बढ़िया वाला जो बल्ब था वो कितने की, जिसकी शक्ति कितनी थी, 10 वाट थी। अब इस 10 वाट के बल्ब को लाए और इसी एक सेल से इसको भी जलाना चाहे तो इसी एक सेल से ये जो बल्ब था ये जला नहीं, इसी एक सेल से ये बल्ब जो है जला नहीं। तो अर्थात इस बल्ब को न जलने क्यों नहीं जला। प्रश्न ये उठा कि ये बल्ब क्यों नहीं जला। तो भाई वहां आप ये समझिए कि इस बल्ब को, मान लीजिएगा इस बल्ब को 5 एम्पियर करंट की आवश्यकता थी। यदि इस बल्ब को 5 एम्पियर की करंट की आवश्यकता थी तो ये सेल इसको 5 एम्पियर दे पा रहा था तो इसलिए बल्ब जल रहा था। पर गाइस अगर मैंने कहा कि इस 10 वाट को अगर 10 एम्पियर की आवश्यकता है तो भाई इसकी तो क्षमता इतनी नहीं है ना, इस सेल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर सके। जब 10 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा तभी ये विद्युत बल्ब जलेगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन आया, या तो हम लोग चलें सेल जो है बड़ा वाला सेल लेके आए, या तो हम लोग इसी सेल को क्या कर देते, एक सेल नहीं 2 सेल को जोड़ देते हैं। देखो यदि ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा यार अगर हम इसी एक सेल को इसी में और कॉम्बिनेशन कर दे, एक सेल को और जोड़ दे तो ये बल्ब जो है जलने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। तो इस 2 सेल से मिलकर कितने एम्पियर की धारा प्राप्त हो गई, 10 एम्पियर की धारा की आवश्यकता हो गई। यानी आपकी जो 10 एम्पियर की धारा की जरूरत थी वो 2 सेल मिलकर 10 एम्पियर धारा आपको दे दी है, जिससे बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। इतनी बात आपको समझ में आई। पुनः आइए हम बात बताते हैं आपको, बातें क्या हैं वो ध्यान दीजिएगा कि सेल को जो है जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सेल को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाई साफ लाइन में आप बताइएगा कि किसी भी परिपथ में जो धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों को जोड़ने की जरूरत पड़ी। अब सेलों को जोड़ने के तरीके अलग अलग हैं। सब 3 सेलों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है भैया, 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, तीसरा होता है आपका मिश्रित क्रम। समांतर क्रम को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम होता है पार्श्व क्रम। पुनः हम बोलते हैं कि सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाई सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइज। अगर कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, पहली बात तो आपको कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो कि व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखे जाते, वो बोल दिए जाते हैं, तो आप उसको नोट कर लिया करो गाइज। तो ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं कि सेलों को संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा कि सेलों को संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ा गया। बात समझ में आया।
तो प्रश्न का जवाब मिला ना कि अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हमने कई सेलों को जोड़ दिया। ठीक, अब सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। जैसे आप लोगों ने जो आज टार्च आप लोग उपयोग करते हैं, देखे हैं ना आप लोग जो टार्च उपयोग करते हैं, टार्च ये ऐसे रहता है लगभग, ठीक, और टार्च के सामने ये कोई ऐसे जो है इस प्रकाश इससे निकलता रहता है ऐसे करके ऐसे, ठीक, ध्यान दीजिए, ये आपका टार्च हो गया। अब ये जो टार्च होता है, इस टार्च से प्रकाश निकलता है बाहर की तरफ, आपने देखा होगा। अब इस टार्च में ये टार्च एक सेल से नहीं जलता, क्योंकि एक सेल से इसलिए नहीं जलता क्योंकि एक सेल से उतनी धारा इसको नहीं मिल पाती जितनी इसको आवश्यकता है। जैसे हमने कहा कि इस टार्च को 15 एम्पियर करंट की आवश्यकता है, तब तो ये टार्च जलेगा। तो आपके पास 5 एम्पियर का सेल है, बाजार में कितने एम्पियर का सेल है भैया? 5 एम्पियर का सेल है। कितने एम्पियर का सेल है? 5 एम्पियर का सेल है। तो आप करोगे क्या? अब बाजार में आपने 5 एम्पियर के से ज्यादा सेल मिलने वाला, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेल है जो कि 5 एम्पियर करंट दे सकता है, उससे ज्यादा का सेल नहीं है। तो आप क्या करोगे? बाजार से 3 सेल लेके आओगे। कितने सेल लेके आओगे? 3 सेल। अब 3 सेल को लाए और इस जो है टार्च के अंदर इन तीनों सेलों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। इन तीनों सेलों को क्या कर दिए भैया? आपने जोड़ दिया। इन तीनों सेलों को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये निगेटिव होगा, तो अगले का पॉजिटिव होगा, अगले का निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो आपने इस प्रकार 3 सेल को जोड़ दिया और इन 3 सेलों को जोड़ते ही आपने देखा कि जो टार्च था वो तो जलने लगा ना। तो आपको यहाँ क्या मिला कि ये सेल को क्यों जोड़ा जा रहा है? सेल को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि हमको अधिकतम धारा मिल सके। तो आपके जो प्रश्न थे उस प्रश्न का जवाब गाइज मिल गया होगा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि सेलों की संयोजन क्यों करते हैं। परिपथ में धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ते हैं, और जब एक या दो से अधिक सेल जोड़ दिए जाते हैं तो वो सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। अर्थात सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो सारे सेल क्या कहलाते हैं? बैटरी कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इन सबको लिख लीजिएगा। तो पूछा गया कि सेलों के संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सेलों के संयोजन का उपयोग टार्च में किया जाता है, रिमोट में किया जाता है, बहुत जगह किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे रेडियो में किया जाता है। रेडियो भी तो एक सेल से नहीं चलता ना, उसमें कई सेल जोड़े जाते हैं, कई सेल के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, तो उन सभी सेलों को जोड़कर एक बैटरी बना दिया जाता है। तो भाई सेल का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो 2-3 बातें निकल के आ रही हैं, वो 2-3 बातें हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग केवल जानेंगे सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है, फिर अगले लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन जानेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिश्रित क्रम संयोजन जानेंगे, और हर एक संयोजन पे आपको जो है 1-2 न्यूमेरिकल का अभ्यास कराया जाएगा। बातें क्या हैं? 2 बातें 3 बातें ध्यान दीजिएगा। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यानी कई सेल जब मिल जाएंगे तो वो सेल क्या कहलाते हैं? बैटरी कहलाते हैं। अगली बात, परिपथ में अधिक धारा प्राप्त करने के लिए परिपथ में अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। सेलों को जोड़ा जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक, इतनी बातें तो हमने आपको बताया है। अब ध्यान दीजिएगा, सेलों के संयोजन के 3 विधि होती है। सेलों के कितनी विधियों से जोड़ा जा सकता है? 3 विधियों से। तो कौन कौन से होते हैं? श्रेणी क्रम होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगली बातें क्या है? सेलों का संयोजन
3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। ध्यान दीजिए, कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। सबसे पहला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा गाइज, सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम, या इसे ही कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक। गाइस, जहाँ भी कोई भी डाउट रहता है उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो कि मुझे ये नहीं समझ में आया सर, ठीक। कमेंट किया करिए, लाइक किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, दोस्तों के साथ शेयर किया करें कि दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक है, ठीक। उसके बाद तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। कौन सा होता है? मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, ध्यान दीजिए, कौन सा होता है अभी? मिश्रित क्रम संयोजन। ये 3 संयोजन हो गए। बात समझ में आई? कितने विधि से जोड़ेंगे सेल को? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। तो अगर आप इनको नोट करना चाहते हो तो इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन एक आसान भाषा में। और लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो अंत में कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि आप उम्मीद करते हैं कि आपको नहीं पता होगा और जान के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आप इनको नोट कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तो आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वो बातें क्या होती है। आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, मैंने पढ़ा के रखा है कि किसी परिपथ में सेल के सिंबल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, सेल का सिंबल कैसे दिखाई पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने आपको बता के रखा कि किसी परिपथ में या विद्युत परिपथ में सेल को कैसे दिखाया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हो उस लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं आपको, किसी भी परिपथ में सेल को इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं। एक धन टर्मिनल होता है, एक आपका माइनस वाला टर्मिनल होता है। ध्यान दीजिएगा, एक धनात्मक आपका सिरा होता है, एक ऋणात्मक होता है। फिर उसके बाद इससे एक वायर लगा रहता है और इसमें एक क्या जुड़ा रहता है? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर जुड़ा रहता है। इस प्रकार ये एक सेल तैयार होता है। इस प्रकार ये आपका एक सेल परिपथ में इस प्रकार दिखाया जाता है। ये ध्यान दीजिए, ऐसे, ठीक, ये वाले, ठीक, ऐसे सेल को हम लोग परिपथ में दिखाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हम लोग आइए सेलों को जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ना है भैया? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। एक कंडीशन है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और जब सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो? समान हो। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, अर्थात जितने सेल आप जोड़ोगे, चाहे एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, जितना सेल जोड़ोगे भाई, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E होने वाला है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होने वाला है? स्मॉल आर होने वाला है। तो आइए ध्यान से समझते हैं और जोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखिए, हमने क्या किया, ये एक सेल बना लिए, ठीक। उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध दिखा दिए। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए ये, फिर उसके बाद हमने क्या बताया? दूसरा सेल बनाते हैं हम लोग। आइए, दूसरा सेल क्या होगा? ये धन वाला टर्मिनल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऋण वाला टर्मिनल। फिर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखा देंगे। फिर उसके बाद तीसरा वाला सेल जोड़ देते हैं। फिर तीसरे वाले सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध दिखा देते हैं। फिर आगे इस प्रकार ये हो गया, ठीक। उसके बाद इस परिपथ को पूर्ण करते हुए हम लोग इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का उपयोग कर देते हैं। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का उपयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा गाइस, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का उपयोग कर देते हैं
और साथ में इस परिपथ को क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, बंद परिपथ तैयार कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसका आर है। इसका भी ई है और इसका भी क्या है, आर है। इसका भी ई है और इसका भी क्या है, आर है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या है, बातें आप समझो जरा सा। हमने क्या कहा कि सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो ये आपका धन वाला है, ये आपका ऋण है, ये भी आपका धन है, ये भी आपका ऋण है, ये आपका धन है, ये क्या है, ऋण टर्मिनल है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा गाइस। हम लोग आपको समझा रहे हैं कैसे आप परीक्षा में या आप जब एग्जाम देने बैठोगे तो आप कैसे उसको लिखोगे, चित्र से ही बता सकते हो। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, इस प्रकार के संयोजन में सेल का निगेटिव वाला टर्मिनल, पहले सेल का निगेटिव वाला टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है। हमने क्या बताया, फिर से ध्यान दीजिए। इस प्रकार के संयोजन में भैया सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है और दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि इस प्रकार के संयोजन में सेल का जो निगेटिव वाला टर्मिनल होता है, वो पहले सेल का जो निगेटिव वाला टर्मिनल रहेगा वो दूसरे सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर दूसरे सेल का जो निगेटिव वाला टर्मिनल होता है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इनको लिखना चाहते हो तो आप इनको लिख सकते हो, आप डिफिनीशन दे सकते हो। ठीक, अगर आप इनको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक बार पुनः बोल देते हैं, आप लिख सकते हो, धीरे धीरे बोल दे रहे हैं भैया। क्या, इस प्रकार के संयोजन में पहले सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से तथा दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा तीसरे सेल के धनात्मक सिरा से जुड़ा होता है। ठीक, हम आपको एक बात बताएं, श्रेणी क्रम संयोजन को पहचानोगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब आपको दिक्कतें आती हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं। सोचिए, अब आपने ये सेल को जोड़ दिया, अब ये सेल आई करंट फ्लो की, ये सेल कितना धारा प्रवाहित की, आई धारा, फिर ये भी सेल मिलकर आई धारा, फिर ये भी सेल मिलकर आई धारा। तो ये तीनों सेलों के द्वारा कितनी धारा प्रवाहित हो गई, आई एम्पियर की। मान लिए कि तीनों सेल मिलकर कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, आई एम्पियर की। तो ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन का पहचान कैसे होता है, जब धारा को चलने के लिए केवल एक मार्ग दिखाई पड़े। सोचो, आप बताओ, धारा को, यहां से धारा चली, यहां से ऐसे होते 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 हुए यहां से यहां, फिर यहां पहुंच गई। चलो, ये धारा आई, फिर ये धारा आई यहां, फिर उसके बाद ये। अब बताओ, जब धारा यहां से स्टार्ट हुई, यहां से चलते यहां तक पहुंची, फिर इस धारा को चलने के लिए पूरे परिपथ में केवल भैया एक मार्ग दिखाई पड़ रहा है, वो रास्ता केवल यहां से यही रास्ता है। तो हम तुरंत पहचान कर लेंगे कि जब धारा को चलने के लिए केवल एक मार्ग परिपथ में उपलब्ध हो, केवल एक मार्ग हो, तो वो कौन सा संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और जब धारा को चलने के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध होते हैं, कई रास्ते दिखाई पड़ते रहते हैं, वो कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हुई नहीं ऐसी बातें जो आप नहीं जानते थे। तो अब अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें जो है जब आपको बताई जाएंगी जो आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो बातें बताया कि भाई जब हम लोग कैसे पहचानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, जब देखेंगे कि धारा को चलने के लिए केवल एक मार्ग दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो भैया ये सब बनाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद एग्जाम में जो है कुछ इसके बारे में लिखा जाता है। भाई वो कुछ बच्चों की ये डाउट हम दूर कर देना चाहते हैं जो डायरेक्ट वो उनको डेरिवेशन करते हैं। तो डायरेक्ट आप जब डेरिवेशन करोगे तो आपके नंबर कुछ काट दिए जाएंगे। भाई ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में लिखना जरूर है, इसकी कथा जो होगी आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानते हैं
माना जो ये 3 सेल है वो कितने हैं, मान लेते हैं माना n सेल है। कितने सेल हैं, n सेल। तो हम लोगों ने n सेल दिखाया नहीं है, हम लोगों ने n सेल दिखाया नहीं। मान लेते हैं भाई डायग्राम में अगर आपको n सेलें नहीं दिखाई गई हैं तो हम इनको पुनः दिखा सकते हैं या तो मानते हैं। 1 मिनट के लिए इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा गाइज, अगर आपको n सेल दिखाना है तो इनको आप ऐसे कर सकते हो। 1 मिनट के लिए क्या करोगे, ये डॉट डॉट करके जो है कितना मान लोगे, ये डॉट डॉट करके ये एक यहाँ टर्मिनल मान लीजिएगा, एक यहाँ पर, और ये आपका प्लस हो गया और ये आपका क्या हो गया, ठीक, ये आपका माइनस। फिर उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध भी स्मॉल r, इसका भी e, और ये कितने हो गए n सेल, ये कितने हो गए n, अब परिपथ पूर्ण हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले n सेल नहीं बनाया था, हमने सोचा था वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, पर आपकी डाउट क्लियर नहीं हो पाते कि सर ने 3 सेल जोड़ा है तो कैसे n सेल मान रहे हैं। तो अब आपको परिपथ में दिखाई पड़ रहा होगा कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं। तो ये लिखते हैं, आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना n सेल किस क्रम में जुड़े हुए हैं भैया, श्रेणी क्रम में। तो माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी विद्युत वाहक बल क्या है, E है। सबके विद्युत वाहक बल ही है ना, तो जिनके विद्युत वाहक बल, जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक। तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, ठीक। तथा इनसे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। तथा या तो ये लिख सकते हैं, तथा परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध R लगा हुआ है, तथा बाह्य प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध क्या है, R है। और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। बस आपने क्या किया, आपने देखा कि कितने सेल जोड़े गए थे, n सेल जोड़े गए थे, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। ये आपने दिखा दिया। तथा बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है और परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है, I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोगों को क्या निकालना, हम लोगों ने सेल को क्यों जोड़ा, हमने पहले ही बता के रखा है कि हमने सेल को इसलिए जोड़ा जिससे परिपथ में अधिकतम धारा मिल सके, अधिकतम धारा मिल सके। तो चलिए परिपथ में अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो परिपथ का अधिकतम धारा ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यदि हमने आपसे कहा कि ये ई यही है ना, ई कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं। तो लिखते हैं n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहां हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। मान लेते हैं E तुल्य या E इक्विवेलेंट, यानी हम कह सकते हैं या तो कह दें कि E तुल्य मान लेते, कुल कहा जा रहा है। तो n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक, यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि जितने सेल जुड़े हैं सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकालते हैं। n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E Q बराबर,
कितने हो जाएंगे, एक कितने हैं सोचो, एक सेल होता है एक ही, 2 सेल होते तो 2 ही, 3 सेल होते तो 3 ही, 4 सेल होते तो 4 ही, कितने सेल हैं, n सेल हैं तो n ई हो जाएगा। तो लिखेंगे ई प्लस डॉट 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 कितना है n, तो पूरा बराबर कितना हो जाएगा एन ई। तो ये ई क्यू की वैल्यू आ गई, यानी टोटल पूरा कुल सेलों का विद्युत वाहक बल एन ई आ गए। समीकरण नंबर आप 1 बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो वहां जैसे ई क्यू मान लेते वैसे यहाँ स्मॉल आर ई क्यू मान लेते हैं इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कितने सेल जुड़े हैं, एक आर जुड़ा है, फिर अगला दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट एन तक, ठीक। तो एक आर, 2 आर, 3 आर, 4 होता तो 4 आर, कितने हैं, एन है तो एन आर हो जाएगा। तो आर ई क्यू इक्वल टू कितना आ गया, एन आर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। इतनी बातें क्लियर हुई, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई डाउट होना चाहिए आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको यहां पर ज्ञात करना है परिपथ में अधिकतम धारा का मान ना। तो चलिए, हमने सेल को जोड़ा क्यों, अधिकतम धारा के लिए ना, तो बस परिपथ में अधिकतम धारा, परिपथ में अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने ओम का नियम पढ़ा है, चलिए वहां से थोड़ा सा हट के आते हैं। I इक्वल टू आपने पढ़ा है V बटे R। R वहाँ क्या होता था, प्रतिरोध होता था, और V क्या होता था, वहाँ विभव होता था। जिस वहाँ V क्या होता था, विभव होता था। पर यहाँ विभव V के स्थान पे क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल E है। ध्यान से समझिएगा, वहाँ विभव V के स्थान पे यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल E है, और जो ये R है आपका बाह्य प्रतिरोध, सॉरी वहाँ जो R है वहाँ क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ प्रतिरोध जो है 2 हो गए हैं, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध। तो आइए फार्मूला लिखते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल के स्थान पे क्या आ जाएगा, सॉरी विभव के स्थान पे E आ जाएगा, ई क्यू बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये आपका ये R, ये वाला प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध R हो गए। फिर साथ में ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसे आपने क्या मान लेंगे, आर ई क्यू। चलिए समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, क्या ऐसे करते हैं, ये हो गया परिपथ में अधिकतम धारा, ये हो गया। अब ई क्यू और आर ई क्यू का मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ई क्यू तथा आर ई क्यू का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ आई हो गया बराबर ई क्यू। तो ई क्यू का मान समीकरण 1 से देखिए कितना है, एन ई है, तो यहाँ एन ई रख देंगे बटे आर, तो कैपिटल आर वैसे ही रहेगा, प्लस आर ई क्यू। तो आर ई क्यू का मान कितना है, एन आर है। तो जो परिपथ में अधिकतम प्रवाहित होने वाली धारा थी वो किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। आई इक्वल टू एन ई बटे आर प्लस एन आर। बात समझ में आ रहा है ना। ये परिपथ में अधिकतम धारा का व्यंजक ज्ञात हो गया। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले ये जो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल था ई कितना था, एन सेल का विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले आपने एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकाला, रिक्वायर्ड यानी कुल कितना होना चाहिए। तो कुल कितना आया, एन ई के बराबर हुआ। कैसे एन ई आया, 1 ई 2 ई 3 ई कितना है, एन है, तो एन ई हो गए। फिर उसके बाद उतने सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकाला गया, फिर आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, एन आर के बराबर आया। फिर हमने परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई है उसका मान निकाले, तो वो किसके बराबर हुआ,
आई इस फॉर्मूले से I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो जहाँ V है वहाँ E है, तो E एक E तो है नहीं, पूरा टोटल E चाहिए, तो हमने E EQ लगा लिए, फिर बटे R RQ सबका मान रख दिए, तो हमारे पास ये व्यंजक प्राप्त हो गया। तो ये परिपथ में अधिकतम प्रवाहित धारा का मान हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ स्थितियां लगाते हैं, कुछ स्थितियां। क्या है वो पहली स्थिति? चलिए स्थिति समझते हैं। स्थिति एक, ध्यान दीजिए, स्थिति एक क्या है? यदि हम मान ले बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल R है, जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, वो क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए। हमने क्या कहा? जो बाह्य प्रतिरोध आपने कैपिटल R उपयोग किया है, इस कैपिटल R का मान इनकी तुलना में, इनकी इस आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम हो जाए, नगण्य हो जाए, तो वही लिखेंगे पहली स्थिति। यदि कैपिटल R एन आर की तुलना में कैपिटल R जो है बहुत छोटा है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है, फिर से ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ R की क्या कर देंगे? उपेक्षा कर देंगे, तब फार्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर NE, मतलब R 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये R खत्म हो गए, इस R को हटा दिया गया, क्योंकि ये भाई बहुत कम था, ये बहुत छोटा वैल्यू था, तो इसको हटा दिए गए, तो क्या बचे? NR बच गए। N से N क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो I इक्वल टू E बटे R। ये देखिए, ये जो E बटे R है, ये एक सेल द्वारा प्राप्त धारा है। ये किसके द्वारा है? एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। ध्यान से समझिएगा, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा ये है आपका। तो ये I इक्वल टू जो E बटे R मिला है, ये किसके बराबर है? एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। ये एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। तो आप सोचो कि जब यहाँ इस फॉर्मूले से आप क्या पा रहे हो? जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम होता है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो? कम हो। जब बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो? कम हो, तब सेल को हमको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने से कुछ नहीं फायदा होने वाला है। चाहे आप 1000 सेल जोड़ डालो, चाहे 2000 सेल जोड़ डालो, आप क्या कर रहे हो? ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो, क्या हो? कम हो, तो आप एक सेल नहीं, 2 सेल नहीं, 3 सेल नहीं, 1000 2000 सेल जोड़ डालोगे, तब भी जो धारा मिलेगी वो एक सेल के बराबर ही मिलेगी। तो भाई हमने क्या कहा कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम होगा तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। वो इस फार्मूले से पता चला, देख रहे हैं ना। तो आप यहां बता सकते हैं कि सेल को जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम होगा तो सेल को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। बात समझ में आया? अब आपको यहाँ देखिए, तब हम लोग सेल को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यदि दूसरी स्थिति यहाँ लगाई जाए, कि अब हम लोग क्या करते हैं कि सेल की आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो। यदि हम क्या कहें, अब ये आपका ज्यादा हो जाए, ये आपका अधिक हो जाए इनकी तुलना में। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा? यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो जाए, तब क्या होगा? तब के लिए स्थिति आप यहां समझ लीजिएगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। ये दूसरी स्थिति है, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बड़ा हो, काफी बड़ा हो, किससे? NR से। ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि कैपिटल R NR से क्या हो? काफी बड़ा हो, तो NR की उपेक्षा कर देंगे, NR नगण्य हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा? इस फार्मूले से I इक्वल टू NE बटे कितना बचा? R। ये तो नगण्य हो गया, NE बटे R। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? N गुणे E बटे R, ये लिख सकते हैं। I बराबर N गुणे E बटे R। तो आप यहां देखिए, N गुणे ये कितना है? ये E बटे R कितना है? एक सेल द्वारा प्राप्त
धारा। ये E/R कितना है, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा है और उसमें n का गुना कर दे रहे हैं, अर्थात जितना सेल हम लोग जोड़ रहे हैं उतना गुना धारा बढ़ता जा रहा है। तो यहां इस फार्मूले से हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, यदि जो बाहर से प्रतिरोध लगाया गया है उसका मान ज्यादा हो, तो हम सेल को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारा उतनी गुना बढ़ जाती है। भाई जब बाहर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो जितना सेल जोड़ते चले जाओगे श्रेणी क्रम में उतनी धारा गुना बढ़ती चली जाती है। तो ये दोनों स्थितियां इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो आज की जो लेक्चर है श्रेणी क्रम संयोजन वो यहां पर समाप्त होती है। तो गाइज आइए हम लोग समझते हैं, दो स्थिति हम लोगों ने देखा, अब तीसरी स्थिति क्या है वो देखते हैं। थर्ड स्थिति में क्या बात करने वाले हैं सर जी और क्या बताने वाले हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्थिति ये है, जब आपने अभी इतनी देर तक श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा था कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान था, आंतरिक प्रतिरोध भी समान थे। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हर एक सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग हो, तब उनको श्रेणी क्रम में जोड़े, तब अधिकतम धारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, जब सेलों का, सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल हो भिन्न भिन्न हो, इसका E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, डॉट डॉट En है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, डॉट डॉट Rn है, तब क्या होगा अधिकतम धारा। तो स्थिति लिखते हैं ना, जब सेलों का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, भिन्न भिन्न हो, आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तब क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या निकालते, तब फिर से ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो कुल निकाल लेते हैं, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। तो n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल E रिक्वायर्ड मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट कितना भैया n तक, En। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। फिर हम लोग क्या करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोधों का रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोधों का रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, चलिए बोलिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कितना Rn। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग निकालते हैं परिपथ में अधिकतम धारा। तो परिपथ में अधिकतम धारा, तो अभी आपने अधिकतम धारा का व्यंजक लिखा था, I इक्वल टू क्या हमने बताया था, E रिक्वायर्ड अपान बाह्य प्रतिरोध R प्लस आंतरिक प्रतिरोध का रिक्वायर्ड। तो मान रख देते हैं गाइज, E रिक्वायर्ड का मान कितना है, देखिए E1 है प्लस कितना है, E2 है प्लस E3 है प्लस डॉट 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 कितना है, En है। ये एनर्जी विद्युत वाहक बल का रिक्वायर्ड हो गया। फिर साथ में क्या करा, बटे क्या है, बटे कितना है R, बाह्य प्रतिरोध R प्लस आंतरिक प्रतिरोध का रिक्वायर्ड कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। तो इस प्रकार जो परिपथ में अधिकतम धारा का व्यंजक होगा वो आपको इस प्रकार मिल जाएगा, ये। ठीक, तो I इक्वल टू E1 प्लस E2, अर्थात जब हम लोग n सेलों को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जिनके विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, तो उनके लिए अधिकतम धारा का व्यंजक का फार्मूला ये प्राप्त होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप क्या ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग एक टॉपिक और बता दें कि रहने दे, बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर, बता दें इसी में। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर एक अगली स्थिति की जानकारी लेते हैं। अब फिर आपके मन में प्रश्न उठा कि सर अब कौन सी स्थिति बची है, तो आइए देखते हैं कौन सी स्थिति बची है। अब पहले हम उसको स्थिति 4 लिखने से पहले समझते हैं। यदि हम क्या कहें कि जो वो n सेल जुड़ा है वो n सेल को मान लेते हैं 100 सेल, कितने, 100 सेल। ध्यान दीजिएगा, कितने सेल आपने जोड़ा है, 100 सेल को किस क्रम में जोड़े हो, श्रेणी क्रम में।
किस क्रम में जोड़े हो? श्रेणी क्रम में जोड़े हो। 100 सेल को किस क्रम में जोड़े हो? श्रेणी क्रम में। यदि हमने आपसे कहा इस 100 सेल में से 10 सेल की ध्रुवता बदल देते हैं, 10 सेल की क्या बदल देते हैं? ध्रुवता बदल देते हैं। अब ध्यान दो, 10 सेल की क्या बदल देते हैं? ध्रुवता बदल देते हैं। कितने सेल आपके पास बचे भैया? 10 तो बदल दिए, कितने बचे आपके पास? अब आपको वो समझना होगा। तो आप लोग तुरंत कह रहे होंगे कि 90 सेल बचा है, 90 सेल बचा ना। सबसे पहले समझो कि ध्रुवता क्या होती है। ध्रुवता क्या होती है, ध्यान से समझो कि ये जो आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो वो जो आपका क्या कर रहा है, ध्रुवता बदलने का मतलब कि जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाए, जो आपका माइनस है वो प्लस हो जाए। फिर से, जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाए, वो जो माइनस है वो क्या हो जाए? प्लस हो जाए, ध्रुवता बदल देने पर। तो आप ध्यान से समझिए कि जब हम लोग 10 की ध्रुवता बदलेंगे तो ये 10 जो है 10 को और लेकर खत्म कर देंगे। फिर से समझिए, अगर हम लोग 10 सेल की ध्रुवता बदलते हैं तो अगले 10 सेल भी समाप्त हो जाएंगे, अगले 10 सेल की भी विद्युत वाहक बल समाप्त हो जाएगी, अगले 10 सेल भी खत्म हो जाएंगे। कैसे, आप समझो। यदि हमने कहा कि ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ये पॉजिटिव है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यदि हमने कहा कि आपको क्या कर रहे हैं, जैसे कि क्या कर रहे हैं, जैसे जाने दो, छोड़ो, आप इस नंबर पर जो है नहीं जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि यदि 100 सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और 10 की ध्रुवता बदल देते हैं, तो 10 की ध्रुवता बदलने पर 10 सेल और 10 सेल लेके चले जाएंगे, यानी आपके पास कितना सेल बच जाएगा? 80 सेल। कितने? यानी यदि हम हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 100 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और 10 की ध्रुवता बदल देते हैं तो हमारे पास 80 सेल के विद्युत 80 सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, यानी परिपथ में केवल 80 सेल काम करेंगे, बाकी 20 सेल आपके कुछ नहीं, 20 सेल का धारा खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, अगर हमने कहा कि इस प्रकार स्थिति उत्पन्न हो जाए तब हम क्या लिखेंगे? तो मानते हैं यदि n सेलों में यम सेलों की ध्रुवता बदलने पर, यम सेलों की ध्रुवता बदल देने पर अब अधिकतम धारा क्या होगी? यन सेलों में यम सेलों, जैसे 100 सेलों में 10 की ध्रुवता बदल दिए, तो 10 की ध्रुवता बदले तब जो रिक्वायर्ड विद्युत वाहक बल मिलेगा तो अधिकतम धारा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? ध्यान दो। तो आपने कितना बचा? 80। कितना बचा है? 80। तो आपने कैसे निकाला? 100 गुणे कितने भैया? 100 माइनस 2 गुणे 10, तो कितना आ गया? 80 आया कि नहीं आया? आपने क्या किया? जितने सेल थे वो ले लिए, फिर किसकी ध्रुवता बदले थे? 10 की ध्रुवता बदले थे, तो 2 गुणे क्या कर दिए? 10। तो अर्थात अगर हम इस फार्मूले को समझ पा रहे हैं कि इस फार्मूले को क्या समझ पा रहे हैं, अगर इसको आप समझे होंगे तो इसी प्रकार हम लोग यहां भी निकालेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो बदल देने पर अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा I इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है? ई रिक्वायर्ड आपने फार्मूला पढ़ा था ना, ई रिक्वायर्ड। तो ई रिक्वायर्ड कितना बचा है? ध्यान समझिएगा। तो ई रिक्वायर्ड के लिए आप क्या करोगे? कितने सेल हैं भैया? n सेल। कितने सेल हैं? n। जहां 100 था वहां n हो गया, फिर 2 का गुणा हुआ था तो 2 गुणे, फिर कितने की ध्रुवता बदले थे? यहाँ 10 की, और यहाँ कितने की बदले? यम की। तो n गुणे 2m इंटू क्या हो गया? ई, यानी इतने सेल के विद्युत वाहक बल होगा। अब बटे आपने क्या पढ़ा था? बाह्य प्रतिरोध प्लस Req, ये आ गए आपके फार्मूले। ठीक। अब आप कहोगे सर यहाँ कुछ आपने नहीं बदला, तो भाई ध्यान दो, प्रतिरोध जो होता है आप चाहे ध्रुवता बदल दो, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब कैसे कहोगे सर? कैसे? आप बताओ। ये प्रतिरोध का काम कर रहा है, ठीक। अब धारा इधर से जा रही थी, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं इसको पलट के ऐसे कर दूं तो क्या ये धारा को रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये रही लास्ट स्थिति, और इस स्थिति के साथ आज की क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। और गाइज, अगर किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो गाइज, उम्मीद करते होंगे कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम संयोजन के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।